Ne olmuştur, benim iyi misin? Tuzak kurdu. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आगाज़े किस्त में रात का मंजर दिखाया जाता है। कुंदुज, कुंदुगदू और तमाम सिपाही अर्तुगरुल की तलाश कर रहे होते हैं। ये लोग पैरों के निशान ढूंढते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है। अर्तुगरुल को बेबुलत कहता है कि तुम गलत चीज के पीछे गए हो। अगर तुम सीधे रास्ते पर होते तो मंगोल कभी भी मुदाखलत न करते और ये सब तुम्हारे साथ न होता। अर्तुगरुल कहते हैं अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान भी अदल के लिए दे सकता हूँ। जिन लोगों ने तुम्हें इस रास्ते पर लगाया वो इस सल्तनत को खत्म कर देंगे। अल-बास्ती कहता है कि मैंने सल्तनत को अपने आबाओ अजदाद से पहले जाना। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ मैंने सल्तनत के लिए खून न बहाया हो। इसकी हिफाजत के लिए मैंने मंगोलों को भी बर्दाश्त किया। अर्तुगरुल कहते हैं गीदड़ कभी भेड़ियों पर हुक्मरानी नहीं कर सकता। अल-बास्ती, तुम अकेले इसलिए रह गए हो क्योंकि तुमने गद्दारी और गफलत का रास्ता चुना। अब तुम लगड़ भग्गों के साथ मिल गए हो, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जान लो जब तूफान इस खूनी जगह आएगा फिर सिर्फ तुम अपने पंजे देख सकोगे। बेबुलत कहता है कि तुम कौन हो अर्तुगरुल, तुम्हारे पीछे कौन है। इतने में अरेको बुका बोलता है कि बिच्छू। अरेको बुका के पाँव की तरफ एक बिच्छू आ रहा होता है। वो झट से अपना खंजर निकाल के बिच्छू के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन उसकी आंखें बंद होती हैं। ये मंजर देख के बेबुलत कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि बिच्छू तुम्हारी तरफ आ रहा है। अरेको बुका कहता है कि ताकतवर होने के लिए सिर्फ जिस्मानी ताकत ही नहीं, हसासियत भी चाहिए होती है। हसासियत जो सोते हुए बता दे बिच्छू आया है, ये बिच्छू हमारे लिए फायदा मंद होगा। इतने में सिपाही आके बताता है कि हमारे आदमियों ने खून लगा कपड़ा रख दिया है। अरेको बुका कहता है कि अब एक खूनी महफिल का इंतजार करो। इस बिच्छू को लो और इसका जहर निकालो। कुंदुगदू के आने पर ये काम में आएगा। अर्तुगरुल ये बातें सुन के बिल्कुल मुतमईन रहते हैं। अरेको बुका खड़ा होके अर्तुगरुल को कहता है कि तुम भी बहुत जल्द अपने भाई से मिल जाओगे। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहते हैं तुम भी अलंचक से जल्द मिलोगे। सुबह खून जरूर बहेगा,
तलवारें हमें बताएंगी कि वो किसका होगा। इसके बाद दोबारा सिपाहियों को अर्तुगरुल की तलाश करते दिखाया जाता है। इन सब के हाथों में एक एक मशाल होती है। बमसी कहता है कि हमें अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। ऐ मेरे अल्लाह, कोई तो सुराग दिखा दे। जब कोई सुराग नहीं मिलता तो बमसी उदास होकर जमीन पे बैठ जाता है। कुंदुगदू कहते हैं कि इस अंधेरे के बाद सुबह जरूर आएगी। क्या ये सच नहीं कि हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इतने में एक सिपाही कहता है कि कोई आ रहा है। मलिक शाह दौड़ के आता है और कहता है कि कुंदूज साहब को कोई सुराग मिला है। इसके बाद तमाम लोग कुंदूज की जानिब दौड़ते हैं। इसके बाद मंजर पलटता है। तुर्गुत के पास उस्ताद कुरान पाक की तिलावत कर रहे होते हैं। इसी दौरान तुर्गुत खुद को एक खुले आसमान तले देखता है। उसके चारों तरफ फूल होते हैं और उसने सफेद रंग का लिबास ज़ेबे तन किया होता है। इसके बाद वो खड़ा होके चारों तरफ देखता है। इसके बाद तुर्गुत एक नदी के पास पहुंचता है। नदी के पास एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे होते हैं जो के गुलाब के पौधे लगा रहे होते हैं। वो बुजुर्ग तुर्गुत को देख के खुशामदीद कहते हैं। तुर्गुत कहता है कि ये कौन सी जगह है और मैं कहाँ हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि तुम ना यहाँ हो और ना अगले जहान, तुम आज भी नहीं हो और ना कल, बस अभी अभी में ही हो। तुर्गुत कहता है कि आप गुलाब का पौधा क्यों लगा रहे हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि इन्होंने बताया कि शहादतें हुई हैं और हमने इनकी राह में गुलाब लगा दिए। तुर्गुत अपने जिस्म पे हाथ लगा के कहता है कि क्या मैं भी शहीद हो गया हूँ। बुजुर्ग कहते हैं कि शहीद शाहिद होता है। अगर तुमने अभी इसको नहीं देखा तो अभी तुम्हारा वक्त नहीं है। जब तुम शहीद हो जाओगे तो तुम्हारे पास कोई सवाल नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि तुम सवालों से निकलकर अल्लाह की नेमतों से महजूज होना शुरू कर दोगे। इसके बाद वो बुजुर्ग तुर्गुत को कहते हैं कि अल्लाह का नाम लेके इस नदी से पानी पियो। तुर्गुत बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीता है। कुंदूज को अपने वालिद के लिबास का टुकड़ा मिलता है। कुंदुगदू भी वहाँ पहुँचते हैं। कुंदूज कहता है कि ये टुकड़ा मेरे बाबा के कपड़ों का है। कुंदुगदू कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हो सकता है कि ये हमें भटकाने के लिए रखा गया हो। बमसी कहता है कि अगर हम इसका पीछा नहीं करते तो कैसे पता चलेगा। कुंदुगदू कहते हैं कि हम यकीनन पीछा करेंगे। इसके बाद मंजर पलटता है। गार के अंदर अर्तुगरुल तकलीफ में होते हैं और वो याद करते हैं कि उनके शेर सिपाही कैसे शहीद हुए और कैसे जख्मी हुए। वो तमाम मंजर याद करते हैं। वो ये भी याद करते हैं कि मर्गन को किस तरह से शहीद किया। अर्तुगरुल कहते हैं सारी ताकत बेमिसाल है अल्लाह, हमें जालिमों के सामने झुकने मत देना। तुम्हारी मर्जी के बगैर हमारी रूह हमारे जिस्म से नहीं निकल सकती। मुझे मेरे शहीदों का बदला देने की तौफीक अता कर। ये कहते हुए अर्तुगरुल की आंखों से आंसू रवा होते हैं। इसके बाद इल बिल्गे के पास अब्दुल रहमान आते हैं और कहते हैं कि घोड़े तैयार हैं, हम थोड़ी देर तक तलाश के लिए निकलेंगे। इल बिल्गे कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। अब्दुल रहमान कहते हैं कि कबीले की हिफाजत आपका यहाँ रुकना जरूरी है। अगर आपकी गैर मौजूदगी में अल-बास्ती यहाँ आ गया तो मुश्किलात होंगी। इल बिल्गे कहती हैं कि अगर अल-बास्ती ने अर्तुगरुल को अगवा किया तो वो यहाँ नहीं आएगा। इसके बाद सुबह का मंजर दिखाया जाता है। गंजा आरी को बुका कहता है कि रास्ते में एहतियात करना। वो अर्तुगरुल को हर जगह तलाश कर रहे हैं। अगर मेरी वापसी पर अर्तुगरुल सही सलामत न मिला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी अल-बास्ती। अल-बास्ती कहता है कि फिक्र ना करो, वो कोई उड़ता हुआ परिंदा भी नहीं देख सकेंगे। तुम पहले जाके कुंदुगदू को पकड़ो। इसके बाद अल-बास्ती अर्तुगरुल को घोड़े पे बिठा के किसी खुफिया मकाम की जानिब निकलता है, लेकिन अर्तुगरुल इसके बरअक्स बहुत मुतमईन होते हैं। दूसरी तरफ इल बिल्गे भी अब्दुल रहमान के साथ सबसे आगे घोड़ा दौड़ाते हुए निकलती है। अर्तुगरुल साहब को दरख्त के साथ बंधा दिखाया जाता है। बेबुलत का सिपाही उन्हें पानी देने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान बेबुलत दौड़कर बर्तन को किक मारता है और पानी दूर जा गिरता है। वो कहता है कि तुम्हें पानी देने के लिए किसने कहा, ये ना कुछ खाएगा और ना पिएगा, अब यहाँ से दफा हो जाओ। इसके बाद बेबुलत अपना खाना मंगवाता है और कहता है कि मैंने हमेशा इस दिन का इंतजार किया कि जब तुम मेरी कैद में होगे
अब मैं तुम्हें अजियत देने का कोई मौका नहीं छोड़ूंगा। अर्तुगरुल कहते हैं कि तुम एक ऐसे कुत्ते की तरह हो जो अपने मालिक के लिए शिकार करता है, एक ऐसा कुत्ता जो फेंकी हुई हड्डी के पीछे भागता है। अल-बास्ती कहता है कि हमारे हालात बिल्कुल एक जैसे थे, तुम्हारे साथ भी तुम्हारे सिपाही थे, लेकिन फिर क्या हुआ, हमने सबको तुम्हारी आंखों के सामने ज़िबा कर दिया। तुमने अपनी आंखों के सामने देखा कि मैंने किस तरह तुर्गुत पर तलवार चला दी। अर्तुगरुल कहते हैं कि मेरी आंखों में अच्छी तरह से देखो अल-बास्ती, देखो वो बदला जो मैं तुमसे लूंगा जब मेरी तलवार तुम्हारे टुकड़े कर देगी। अल-बास्ती कहता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम इसका इंतकाम नहीं ले सकोगे, लेकिन फिक्र ना करो, तुम जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचोगे। अर्तुगरुल चुपके से अपने हाथों में मिट्टी इकट्ठी कर लेते हैं और कहते हैं कि रास्ता काफी लंबा है अल-बास्ती, इतनी जल्दी फैसला मत सुनाओ। अल-बास्ती आगे बढ़ के कहता है कि तुम क्या करोगे, क्या तुम अपने मुंह बोले भाई की आंखों में आखिरी दफा देखना चाहते हो? क्या तुमने मौत और अल-बास्ती का डर इसकी आंखों में देखा था? फिक्र ना करो, मैं तुम्हारा अंजाम भी वैसा करूंगा। इसी दौरान अर्तुगरुल तेजी से बेबुलत की आंखों में मिट्टी डालते हैं। अल-बास्ती चीखने लगता है और कहता है जल्दी से पानी लाओ। अर्तुगरुल कहते हैं कि तुम्हारी आंखें निकालने से पहले मैं हरगिज नहीं मरूंगा। इतने में सिपाही पानी लेकर आता है। बेबुलत जल्दी से अपनी आंखें धोता है। आंखें साफ करने के बाद बेबुलत कहता है कि तुम्हारी मौत बहुत दर्दनाक होगी अर्तुगरुल, ये ऐसी मौत होगी कि शैतान भी डर जाएगा। वो इतनी अच्छी थी कि हर बार हालात के साथ इन्हें ही समझौता करना पड़ता था। वह जी जान से करती भी थी। वह एक बाहिम्मत और हिमदर्द खातून थी, मगर कुछ बातों के लिए सारी हिम्मत भी कम होती है। इतना फैला हुआ कारोबार, उसके मसाइल, घर सिकंदर अहमद की देखभाल, ये उनकी हिम्मत ही थी जो सब देख रही थी। सिकंदर अहमद ने उनकी तरफ देखा, उनकी शरीक हयात थक गई थी। वो देख सकते थे, ठीक है मैं आऊँगा। हफ्ते में एक बार आने की कोशिश करते करते वो रोज़ आने लगे, कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन वो ऑफिस में मौजूद होते थे। उन दो के साथ डोरस भी ऑफिस आती थी। पहले सिकंदर अहमद अकेले ही इतना काम कर लेते थे कि वही काम अब 2-3 देख रहे थे। अक्सर डोरस अपना लंच लेकर उनके ऑफिस आती तो वो उठ जाते। मैं घर जा रहा हूँ सोफिया कहते और चले जाते। सोफिया डोरस को देखती, तुम जानती हो अभी वो ठीक नहीं है, फिर भी मैं ज़िद्दी हूँ कि उनके साथ लंच करूँगी, और मैं कितना सब्र करूँ मामा, जितना सब्र से वो अपने बेटे की गुमशुदगी का दुख झेल रहे हैं उतना। डोरस नोट करते रहेगी, पापा के ऐसे रवैये ने उसके अंदर से जिंदगी के सारा हुस्न निचोड़ लिया था। वह इन्हें मुड़ कर भर कर दिखा देती अगर उससे उनका गम कुछ कम हो जाता। वो दोनों वापस घर की तरफ आ रहे थे जब उन्होंने खिड़की में से सर निकाल कर चला कर आवाज़ दी, मनाल वो देखो मुझे इस गाड़ी में नजर आ रही है। उन्होंने सड़क पर तेज रफ्तारी से गुजरती कार की तरफ इशारा किया, जल्दी चलो उसके पीछे। उनका बस चलता तो उतर कर दौड़ लगा देते। 10 मिनट तक कार का पीछा करने और उसे रोकने का कह कर वो अपनी गाड़ी में वापस आकर बैठ गई। वो कोई एशियन लड़की थी, मनाल से दूर दूर तक नहीं मिलती थी। सोफिया ने रोके जाने पर उससे मदद की थी। मुझे पूरा यकीन था कि वो मनाल ही है। वो शर्मिंदा हो रही थी, मुझे भी देख ऐसा ही लगा था। उन्होंने उसकी तारीफ की कि उन्हें रद्द करना उन्होंने सीखा ही नहीं था। आप जानते हैं वो आपसे बहुत प्यार करती है, वो सिर्फ आपको थोड़ी देर से ज़्यादा तंग कर रही है। काश ऐसा ही होता। आप एक बेहतरीन इंसान है, अपने गिल्ट को ख़त्म कर लें। आपको नापसंद क्या ही नहीं किया जा सकता। जो कुछ हुआ वो हालात की वजह से हुआ। जानते बूझते आपने कुछ नहीं किया। आपने अपनी पूरी कोशिश के मामलात को सुलझाने में, लेकिन बस सब कुछ होता ही चला गया। मुझे सच्चा साबित कर ही रही हो, इन्हें यकीन नहीं था उनकी बातों पर। आपको बता रही हूँ कि आप गलत अंदाज में खुद को सरजनिश करते हैं। मेरी बेटी घर छोड़कर जा चुकी है, मैं क्या करूँ। बेबसी से उन्होंने सीट के पुश से सर टिका लिया। काश मैं उसे यहाँ लाया ही ना होता, उसे कहीं और रख लेता, उसे अलग घर ले देता। मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी एक ही फैमिली हो और एक ही जगह, एक ही घर में। आपने बिल्कुल ठीक किया, उसे और हम सबको एक साथ ही रहना है। वो मेरी बेटी भी है। आप ऐसे ना उसके लिए ना ही अपने लिए सोचें। मैंने हमेशा आपको ज़रूरत से ज़्यादा जज्बाती होने से रोका, मना किया। आपकी मोहब्बत के इंतहा ने डोरस को ऐसा बना दिया। मुझे कभी भी आपके
डोरस से मोहब्बत पर एतराज़ नहीं रहा, दास से मोहब्बत पर रहा है। आपकी हर बात में उसने खुद को हाल ही से बेहाल कर लिया है। आपकी लाताल्लुकी ने उसे पागल कर दिया है। वह रात दिन हद से हर जगह ढूंढती रहती है, वहाँ भी जहाँ मनाल हो नहीं सकती। अब जो कभी उसे नाराज़ नहीं हुए थे, अब आपने उसकी तरफ देखना, उससे बात करना ही छोड़ दिया है। मोहब्बत ऐसे ही मौक़ों पर आजमाई जाती है कि जब नफ़रत बढ़ने लगे तो मोहब्बत भरकर नफ़रत को मोहब्बत में बदल दे। कुछ भी हो, सिकंदर, माजी में तब्दीली का वक्त गुजर चुका है। तब्दीली हाल में की जा सकती है, माजी के लिए सिर्फ खोया जा सकता है, उसे भुलाया जा सकता है। मनाल सैंड से शादी कर रही है। अजरम ने बुला की संजीदगी से डोरस को इत्तला दी। क्या कहा है उसने? मनाल, तुम्हें पता चला उसका? बताओ जल्दी। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि वो दोनों शादी कर रही है। सैंड से नामुमकिन। वो क्यों करेगी उसे शादी? डोरस सैंड से मिली नहीं थी, लेकिन अजरम के जरिए से उसे जानती थी। मजाक कर रहे हो ना? उसे यकीन आता भी क्यों? तुम्हें कैसे मालूम हुआ ये सब? वो उसी तरह खामोशी से बैठा उसके सवाल दर सवाल सुन रहा था। मेरे एक फ्रेंड ने उसे एक एशियन लड़की के साथ देखा है। मैंने उसे मनाल की तस्वीर दिखाई तो उसने तस्दीक कर दी कि ये वही लड़की है जिसे उसने सैंड के साथ देखा था। तुम सैंड से मिले नहीं? अजरम ने गहरी सांस ली। उसने अपने घर बदल लिया है। मुझे बस इतना ही मालूमात मिली। यहाँ से राब्ता ही नहीं हो रहा। आए दिन वो अपने ठिकाने बदलता रहता है। कई शहर बदल चुका है। मालूम नहीं वो यहाँ एंथिस में है भी नहीं। उसे एक जगह सुकून नहीं मिलता। पता नहीं वो मिलता है या नहीं। कोशिश करो अजरम, प्लीज़। वो कैसे ऐसा कर सकती है? हाँ, ऐसा कैसे कर सकती है? डोरा से कहा था या खुद से पूछा था? उसके लहजे में कुछ ऐसा ज़रूर था कि डोरा चल हमें उसकी तरफ देखती रही। क्यों नहीं सो सकती? अजरम ने सजाया लहजे में पूछा। क्या वो तुमसे पूछकर शादी करेगी या मुझसे? मुझे नहीं मालूम। उसने एक ठंडी सांस ली। लेकिन उसे शादी नहीं करनी चाहिए। अजरम ने खामोश नजर से डोरस को देखा। ऊँटे चढ़ियो, और तुम ये क्या हर वक्त अजीब सा गाना सुनते रहते हो? अजरम, एक तो आगे ही मैं बहुत सैड हूँ, ऊपर से ये सैड सॉन्ग, डोरस ने कहा और आगे बढ़कर म्यूजिक प्लेयर ऑफ कर दिया। करीन, मनाल कहाँ है? बहुत कोशिश से उसका पता करने के बाद उन्होंने इसे एक लाइब्रेरी से पिक किया था। मनाल, उसने खाने का ऑर्डर आराम से देने के बाद पूछा। मनाल का नाम बिल्कुल उस तरह लिया जिस तरह पहली बार लिया था। मुझसे क्यों पूछ रही हो? झूठ मत बोलो। तुम जानते हो कि वो कहाँ है? मैं क्यों जानूंगा? वो मेरे साथ राब्ते में नहीं है। वो तुम्हारे साथ राब्ते में नहीं होगी, मगर तुम्हारे साथ ज़रूर होगी। आजम चबाकर बोला। बहुत से लोगों ने उसे तुम्हारे साथ देखा है। उसे शहर को वो जितना भी जानती हो, मगर ऐसे गुम नहीं हो सकती। उसकी मदद यकीनन तुमने ही की है। सैंड मदद से सलाद खाता रहा। उसके वादे कतई में तो बड़ी तब्दीली आई थी। उसकी अजीब व गरीब हुलिये को इंसानों वाला हुलिया मिल गया था। उसके गंजे सर पर बाल आ गए थे और इंसानों की तरह ही बने हुए थे। बताओ बताओ सेंट, वो कहाँ है? डोरस ने बेचैनी से पूछा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। सेंट के लहजे में कुछ था। डोरस उसके सवाल से जैसे सहम सी गई थी। मैं डोरस हूँ, मनाल की बहन। बहन? अच्छा, हैरत है क्यों वो ये सवाल ना पूछती अगर सेंट का लहजा इतना बेरहम ना होता। क्योंकि बहुत अजीब लग रहा है कि बहन अपनी बहन के बारे में एक अजनबी से पूछ रही है कि वो उसकी बहन के बारे में बता दे। बहन को तो खुद मालूम होना चाहिए कि उसकी बहन कहाँ है। वह नाराज़ होकर गई है। डोरस की आवाज़ कमज़ोर पड़ गई। किससे? हम सब से। हम सब कौन? मुझसे और पापा से। उस नाराज़ ही रहने दो। क्यों ढूंढ रहे हो? वो तन से हंस दिया। प्लीज़ मुझे बताओ सेंटो कि वो कहाँ है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहाँ है। एक ही जवाब, एक ही अंदाज। गलती मेरी थी, मैं उसे माफ़ी मांग लूंगी। ये तुम लोगों का फैमिली इशू लगता है। मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ? तुम मुझसे शादी कर रहे हो? अजरम ने अपनी तरफ से उस पर यह इंकशाफ किया कि वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। सैन ने उसे शाने और सर को हिलाया जैसे उसे नहीं मालूम कि वो क्या पूछ रहा है। तुम ये कैसे कह सकते हो? तुम मुझ पर शक कर रहे हो? शक है या हकीकत? तुम बताओ हकीकत। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? उसने शादी करने के लिए तुमने खुद को बदला है ना? देखो खुद को, सुबह से ही देख कर निकला था और मैं शायद देर तक हंसता रहा। तुम हमें बताना ही नहीं चाहते। तुम बात को घुमा रहे हो। तुम मुझसे शादी कर रहे हो, तुम्हें वो अच्छी लगती है। तुमने मुझे खुद बताया था कि वो तुम्हें अच्छी लगती है। मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत अच्छी लगती है। तो वो साथ साथ खा रहा था कि अच्छे लगे, अच्छे नहीं लगते। और जहाँ तक रहा शादी का ताल्लुक अजरम, उसने दोनों की तरफ बारी बारी देखा। जब अच्छा बनने वाले लोग अच्छे लोगों की कदर ना करें तो उन बेचारों को बुरे लोगों की ही ज़रूरत पड़ती है। और मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं बुरा हूँ या अच्छा हूँ मैं नहीं जानता, लेकिन वो अच्छी है, मुझे इतना मालूम है। उसके अंदाज का हर तासुर ये बता रहा था कि वह अगर जानता भी है तो बताएगा नहीं। डोरस बेइंतहा मायूस हो गई। आम हालात में से
कोरे जवाब पर वो उसका सर फाड़ सकती थी, मगर अब उसे बर्दाश्त ही करना पड़ा। ऐसे उल्टे सीधे सवालों के मुझे दोबारा लंच ऑफर मत करना। अच्छा खाने के साथ मुझे अच्छी गुफ्तगू चाहिए होती है, वरना खामोश भी कम लजीज नहीं होते। सैड ने हाथ नैपकिन से साफ किए, यानी वो जा रहा था। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि तुम उसके बारे में बता दो। उसके घर वाले बहुत परेशान हैं और तुम नहीं हो परेशान? सेठ ने बराह रास्त उससे पूछा। नहीं, अजनब ने डोरा से नजरें चुराते हुए कहा। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? उसने उल्टा सवाल किया। यानी तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? डोरस फिर बोली, जबकि डोरस को अंदाजा भी था कि वो उसके सवालों के जवाब नहीं दे रहा, सिवाय उसके बेइज्जती करने के, वो भी बहुत तरीके से। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद नहीं हूँ मिस डोरस। मैं उसका पता रखने का पाबंद ना हूँ, ना ही उसे राब्ते में। अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम उसे खुद तलाश करो, क्योंकि मेरा ख्याल है जो गुम करता है उसे ही ढूंढना पड़ता है। दुनिया का दस्तूर है, दस्तूर को बदलने का मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। तुम्हारे घर वाले परेशान हैं, खुदा उनकी परेशानी दूर करे। मैं हमदर्दी कर सकता हूँ, मगर कोई मदद नहीं। अगर मदद कर सकता तो ज़रूर कर सकता, क्योंकि मेरे बड़े हालात में अजरम ने मेरा स्टूडेंट बनकर मेरी हमदर्दी की थी। मैं तो जानता हूँ सैंड के तुम जानते हो कि वो कहाँ है। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं हो सकता। अंदाज़ा? वो दिल खोल कर हंसा। तुम अंदाज़े ही लगा सकते हो, तुम यकीन करना कब सीखोगे? तंज कर रहे हो, हकीकत बता रहा हूँ। मैं बुरा लगा तो माजरत करता हूँ। मेरा कोई दातरी मसला नहीं है तुम्हारे साथ, मुझे जाने दो। ये जानता है, ना सिर्फ जानता है बल्कि सब हालात से भी वाकिफ़ है। शादी कर चुका है या करने वाला है? बताओ सेंट, वो कहाँ है? डोरस ने बेचैनी से पूछा। तुम कौन हो? तुमने अपना तारुफ नहीं करवाया। सेंट ने के लहजे में कुछ था। डोरस उसके सवाल से जैसे सहम सी गई। मैं डोरा तेजी से चलती अंदर आई। एक बार फिर उसने डाइनिंग रूम का दरवाज़ा खोला। पैर और पन लिए मनाल अपने काम में मसरूफ थी। पहले जिस वक्त वो कमरे में आई थी तो दरवाजे से ही पलट कर गई थी। थोड़ा सा आगे चलकर देख लेते तो ड्राइंग रूम से मुंसलिक डाइनिंग रूम में वो काम करते नजर आते। मनाल की इसकी तरफ खुश थी। वो तेजी से कुछ लिख रही थी। पहले तो उसे देखकर वो होली से कांप उठी। उसे लगा जैसे वो ख्वाब देख रही है। वो वाकई में उसके सामने खड़ी है या नहीं, ये उसकी नज़र का धोखा है। दरवाजे ही में वो जामिद खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रही थी कि उसे लिपट जाए या उसके पैर पकड़ ले के वो वापस घर चले। उसमें ये दोनों काम करने की जुर्रत नहीं थी। वो उससे खौफजदा नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत सी। सिकंदर अहमद की मुस्तकिल ताल्लुकी ने उसे कहीं का नहीं रहने दिया था। वह जान चुकी थी कि कोई कभी भी उससे ताल्लुक न होकर उसे छोड़ सकता है। चलो मेरे साथ। पीछे से बेखबरी में जाकर पहले उसने उसका हाथ पकड़ा। उस सबसे ज़्यादा डर रही थी कि वो भाग जाएगी। उसके लहजे में तहकुम था, इल्तिजा भी थी, मिन्नत भी थी। पहले तो वो बुरी तरह से डर गई, फिर उसने अपना हाथ झटके उसे गिफ्ट से आज़ाद करवाया। कौन हो तुम? हम ये सब बातें करेंगे, लेकिन पहले घर चलो। वो उसका हाथ पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ी, बता के उसे ज़बरदस्ती लेकर जाकर कार में बिठा दे। मैं तुम्हें जानती ही नहीं, तुम हमारे साथ जाऊँ क्यों? वो 2 कदम पीछे हटकर उसने स्पाट लहजे में कहा। उसका हर अंदाज गवाही दे रहा था कि वह डोरस को नहीं जानती। उसकी आंखें, उसके लफ्ज़, उसका लहजा। तुम मुझे जानती हो, मगर तुम पहचानना नहीं चाहती। ठीक है, तुम मुझे मत पहचानो, ये ज़रूरी भी नहीं है। तुम सिर्फ घर चलो प्लीज़। मैं तुमसे इंतजार करती हूँ कि तुम यहाँ तक वक्त ज़ाया ना करो। तुमने 1 साल हमसे दूर रह लिया है, और अब कितना दूर रहना है? मेरा कोई घर नहीं है, वही अंदाज तुम जानती हो तुम्हारा घर है। यह वक्त उन सब बातों का नहीं है, प्लीज़ घर चलो। तुम अपने साथ साथ की खुशियाँ ले आई हो। आज भी सबको अपने बर्बाद होने की, अपनी खुशियों की फिक्र है। इस घर में उसने सीधी चोट उस पर की थी। आज भी वह तुम्हारी गुमशुदगी का शौक मनाया जा रहा है। कुछ मेरे कमरे में, कुछ पापा के कमरे में। हर रात इसके गूंजती हैं, आंसू बहे जाते। मनाल ने ठिठक कर उसे देखा। अच्छे डायलॉग है, मॉडलिंग के साथ साथ एक्टिंग भी करनी पड़ी लगी हो क्या? जिद छोड़ दो मनाल, तुम नाराज़ हो और तुम्हें होना भी चाहिए, मगर मुझसे, पापा से नहीं। क्यों जिद? क्या सिर्फ डोरस ही कर सकती है? उसने उसका फिर मजाक उड़ाया। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हें जो कहना है मुझे कह लो, जो करना है कर लो, लेकिन मेरे साथ पापा के पास चलो। तुम्हें ढूंढते ढूंढते हम सब पागल हो चुके हैं। वो मेरे कुछ नहीं लगते। मैंने उनकी बस आई दुनिया छोड़ दी है। तुमने यही कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे पापा हैं, सिर्फ तुम्हारा घर है, और ये भी कहना मैं वो खुद घर छोड़ दूंगी। मैंने वो घर छोड़ दिया है। मैं तुमसे हार गई हूँ, और अब मैंने अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर ली है। मैंने कहा था, गलत कहा था, नहीं कहना चाहिए था। तुम्हारी हर सज़ा मुझे मंजूर है, मैं सब कुछ मानती हूँ, लेकिन सिर्फ पापा के लिए। इतनी सजाए मनालत की तरफ हैरत से देखने लगी। तुम डोरस होना, उसके जिसने मुझे एक भरपूर तमाचा मारा था, हर बात का बदला एक ही बात से लिया था। आज मैं तुम्हें क्या हुआ? वो डोरस नहीं रही। वो डोरस होती तो यहाँ होती, ना रहो, यहाँ चली जाओ।
जाओगी, लेकिन तुम्हें लेकर जितना चाहो मुझे बुरा कहो, लेकिन प्लीज़ मनाल, हमें छोड़कर मत जाओ। पापा तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, वो नफरत करते हैं मुझसे, उन्हें तो सिर्फ तुम चाहिए। और तो तुम उनकी नफरत के अजाले के लिए मुझे ले जाने आई हो। मान जाओ मुझसे इनकी मोहब्बत मेरे ही हाथों ख़त्म हुई है, वो मुझे माफ़ नहीं करेंगे जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। मुझे मार दो लेकिन मुझे माफ़ कर दो, वापस आ जाओ। तुम आ जाओ, मैं वहाँ से चली जाऊँगी, नहीं रहूँगी वहाँ उस घर में, मैं कहीं भी चली जाऊँगी। मैं वादा करती हूँ कि कभी उस घर में वापस नहीं आऊँगी, मगर तुम आ जाओ अपने पापा के पास। वो हर पल तुम्हें याद करते हैं, बीमार रहते हैं। उसकी आंखें डगमगा गई, मेरी तरफ देखते भी नहीं है, मुझसे बात भी नहीं करते। मनाल के लिए ये बात ही अजूबा थी कि सिकंदर अहमद अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मैं अपनी दुनिया में सुकून के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने तलब और ख्वाहिश करना छोड़ दी है। हर ख्वाहिश और उसकी तकमील मुझे एक नई जानलेवा दुख की तरफ ले गई। मुझे उस अब ज़िंदगी में वापस नहीं जाना। डोरस के कही के लफ्ज़ पर यकीन नहीं था, उसलिए सिकंदर अहमद अजनम डोरस के साथ ऐसा धोखा था थे जो उसकी किस्मत में लिख दिया गया था। हर एहसास से उसका ताल्लुक ख़त्म हो चुका था। तो समझ लो डोरस कभी थी ही नहीं। मैं तुम्हारे और पापा के दरमियान में से निकल जाऊंगी, तुम्हारी ज़िंदगी से। पापा तुमसे मोहब्बत करते हैं, मान जाओ। आंखें शिद्दत कर्ब से भीग गई। तुम आने वाले वक्त की बात कर रही हो, मैं किसी वक्त को नहीं जानती। मेरे पास एक ऐसा माजी है जो एक तोहमत है मेरे लिए। तुम क्या समझती हो तुम्हें शर्मिंदगी या माफ़ी तलाफी मेरे साथ मेरी बेइज्जती कम कर देंगे? मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया के इस कोने में चली जाऊँ जहाँ तुम या कोई मुझ तक ना पहुँच सके। मेरा माजी और उसकी याद भी नहीं। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? मैं किस तरह से तुमसे माफ़ी मांगूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो? चलो तुम मुझे माफ़ ना करो, ना यकीन करो मेरी बातों पर, लेकिन तुम उसकी एक ही तकरार थी कि घर की वापसी की। नहीं जाना मुझे किसी के घर। उसका ज़ब्त जवाब दे गया था। उसकी तेज़ आवाज़ खाली कमरे में गूंजने लगी। जाओ यहाँ से तुम, या तुम चाहती हो कि मैं खुद को मार डालूं? क्या तब भी खुश होगी? जो उस बुरे रवैये का सोच कर आई थी, उसे भी बुरा सलूक करना चाहिए था। हम दोनों बहनें हैं, हमें खुशी से मिलकर एक साथ रहने की एक बार कोशिश करनी चाहिए। बहनें वो हंसी, तुम वही बहन हो ना जिसने अजनम को ये दावा दी थी कि वो तुम्हारी बहन को अपने जाल में फंसाए। वो मेरे दिल से खेले। हाँ मैंने ऐसा किया, वो सब मैंने किया और मेरे कहने पर यह जन्म ने किया। तुम मेरी सजा दूसरों को मत दो, तो फिर तुम्हारी सजा यही है कि तुम अपनी ज़िंदगी उसे नाम नेहाद शर्मिंदगी के साथ गुजारो जिसका तुम्हें यहाँ ऐलान करने आई हो। मैंने ने उसे नफरत देखा। ठीक है, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजार लूँगी, मगर तुम्हें मेरे साथ जाना होगा, नरमी से कहकर फिर उसकी तरफ बढ़ी। तुम भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। वो 10 कदम पीछे की तरफ बढ़ी। ठीक है, फिर पापा मम्मा आ जाएंगे यहाँ से तुम्हें ले जाने के लिए, लेकिन तुम्हें आना ही होगा। उनके आने तक तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। उसने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। मैं पुलिस को कॉल कर लूँगी, मेरी माजी के बगैर कोई मुझे यहाँ से नहीं ले जा सकता। पापा ये आंटी है तुम? तो उसने पुख्ता लहजे में कहा कर बात ख़त्म कर दी। उसका अंदाज बता रहा था कि वैसा ज़रूर करेगी। मनाल तुम कब से मुझे एलर्जी हो गई हो, बहुत ज़ब्त के बावजूद भी होने लगी। तुम जानती हो कब से? प्लीज़ मनाल घर चलो। जहाँ वो खड़ी थी वहीं बेबसी से नीचे बैठ गई। मनाल वहाँ से जा चुकी थी। डोरा उसके पीछे स्टेशन तक गई, मगर वो आगे भागती चली गई। स्टेशन पर मौजूद गार्ड ने उसने इशारा करके कुछ कहा। गार्ड ने उसे रोका और रोके ही रखा जब तक उसने ट्रेन चले नहीं गई। मैम आप ऐसे किसी को परेशान नहीं कर सकती, मुझे मजबूर ना करें कि मैं पुलिस को कॉल करूं। गार्ड को सुनकर वो वापस से उस घर आ गई। घर के मालिक के पास सिवाय फ़ोन नंबर के और कुछ नहीं था। दूसरी बार कॉल करने पर उसका नंबर भी बंद मिलने लगा। कार में बैठ कर बेतहाशा रोने लगी। उसकी सारी हिम्मत ख़त्म हो गई थी, सारी ही मेहनत बेकार गई। पहले वो समझती थी कि बस वो मिल जाएगी तो फिर लाख नाराज़ सही वो उसे मना कर लेगी। उसके अंदर इतनी नफरत भर दी थी कि उसके लिए किसी बात पर एतबार करना उसके लिए लफ्ज़ धोखे थे। और हर इंसान डोरस रात गए वापस आने पर उसने किसी को नहीं बताया कि वो मनाल से मिलकर आ रही है। आज की मुलाकात उसका वापस न आना शायद सिकंदर अहमद को और अजीता कर देता। उसकी भी आस उम्मीद टूट चुकी थी। उसकी ख्वाहिश को रद्द नहीं किया जा सकता, उसे नापसंद नहीं किया जा सकता। उसे एक ऐसी ज़िंदगी मिली थी जो मुकम्मल नहीं, एक मुकम्मल ख्वाब थी। उसे दिल के टूटने का पता नहीं था। आज वो मनाल के कदमों में जाकर बैठ गई थी, मगर वो नहीं मानी थी। उसे इसके कदमों में बैठने पर शर्मिंदगी नहीं थी, उसे दुख उसे अपने रद्द किए जाने पर था। उसके घर छोड़ जाने पर उस अंदर बाहर से बदल लिया था। पापा की लाताल्की ने उसे समझा दिया था कि अहम बनने के लिए रिश्ते या ताल्लुक़ की ज़रूरत नहीं होती। ऐसा होगा, ऐसा भी नहीं होता। पहले उसे मनाल के एक हरकत कोड़े की तरह लगती थी।
अब्बास सिकंदर अहमद से मनाल के रवैये की वजह से समझा के जाया करता, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। सब अपने पापा के बेजा हिमायत सख्त अफसोस था। वो नहीं चाहती थी कि उसके मुकाबले में किसी और की, वो भी मनाल की हिम्मत की जाए। उसका दिल जलकर कैसे कोयले का हो गया था। देखकर डोरा समिति बड़ी हो, उसे तुम्हारा दिल बड़ा होना चाहिए। वो सबसे नाराज है, ऐसा ऐसा ठीक हो जाएगी। काम उसके लिए जिंदगी बन चुका था, इसमें वो खुद को पीस रही थी। उसे पैसों की जरूरत नहीं थी। जहाँ वो रह रही थी और जिस तरह की जिंदगी वो गुजारने लगी थी, उसमें ख्वाहिशों की चाह नहीं थी। वो एक ऐसे तह खाने में बंद थी जो तारीख भी था और मुखफिर भी, जहाँ उसे अपने आंसू भी नजर नहीं आते थे। वो हयात के सालों को अब ऐसे ही लपेट कर रखना चाहती थी। अगर उसे अपने दीवाने हो जाने का खौफ ना था तो यकीनन अपने फ्लैट से कभी बाहर निकला ही न करती। लेकिन ये सब काम वो मौत से पहले अपनी सांसों को होशमंदी से गुजारने के लिए कर रही थी। वो हर वक्त काम करती रहती, काम ना भी हो तो अपनी अगली असाइनमेंट के बारे में सोचती रहती। वो खुद को हर रोज मसरूफ रखना चाहती थी। उसने 25 साल एक ऐसी औरत के साथ गुजारे थे जो मोहब्बत में जुराई के पागल हो चुकी थी। आज भी अपने काम के सिलसिले में किसी ऑफिस से होकर आने के बाद वह बाहर सड़क पर खड़ी टैक्सी का इंतजार कर रही थी। एक कार तेजी से उसके पास आकर रुकी। इस कार पर नजर पड़ती ही उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसके हाथ मुतगय्यर हो गई। वो तेजी से एक टैक्सी की तरफ लपकी और उसमें बैठ गई। टैक्सी ड्राइवर को उसे डबल करार देना पड़ा था। वो उस शहर का एक चक्कर लगवाकर अपनी बिल्डिंग के पास आई थी। अपने फ्लैट में आते हुए खिड़की के पास बैठ गई। ऑफिस में काम के दौरान से ही उसे भूख लग रही थी, मगर उस कार को देखकर उसकी सारी भूख उड़ चुकी थी। खिड़की में खड़े होकर वह ऊपर से नीचे शहर का नज़ारा देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन नाकाम रही। सोच रही थी कि जैसे बरसात पर चढ़ रही थी। इसकी डोरबेल बजी। जैसा कि उसका दिल ख्वाहिश दे रहा था कि ऐसा जरूर होगा, उसने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा। डोरबेल फिर बजी और उसके बाद 45 मिनट तक वक्फे से मुसलसल बजती रही। थका उसने बिल्डिंग के सिक्योरिटी को कॉल की। उसके फ्लैट के सामने हल्का सा शोर उठा। उसने चाहते हुए भी वो दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। सिक्योरिटी उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी। उनका अंदाज मुहज़्ज़ब था। मुहज़्ज़ब जुमलों के बाद बातचीत छोटे से हंगामे में बदल गई। वो शायद उसे हाथ से पकड़कर जबरदस्ती चलने के लिए कह रहे थे। उसे दरवाज़ा खोलकर बाहर झाँक कर देखा। लिफ्ट की तरफ जाते हुए उसे 3 लोगों की पुश नजर आई। वो तो ज़बरदस्ती अपने साथ लेके जा रहे थे। राहदारी में उनकी आवाज़ और तकरार का शोर उठा। उसे पीछे मुड़कर देखा। शायद उसे यकीन था कि दरवाज़ा ज़रूर खोलेगी। और दरवाज़ा खोल लेकर ही खड़ी थी। मनाल वो दूर से ही चलाया, उनकी ग्रिप से निकाल कर भाग कर उसकी तरफ आया। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सिक्योरिटी एक बार फिर उसके पास खड़ी उसे चलने के लिए इसरार करने लगी, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा कर खड़ा था। उनसे कहा मुझे छोड़ दे, मुझे तुमसे बात करनी है। उससे इजाज़त से कहा। वैसे ही खड़ी रही जैसे सुना ही नहीं। 2 कदम पीछे हटकर दरवाज़ा बंद करने लगी। तुम ऐसे नहीं कर सकती, तुमने उसे तेज़ आवाज़ में कहा। एक बार तुम्हें मुझसे मिलना ही होगा। उसकी आवाज़ दूर होती जा रही थी। वो दरवाज़ा बंद किए खड़े उसे सुन रही थी। तुमने एक बार मुझे देने का वादा किया था, याद करो, अपना वादा पूरा करो, मुझे अंदर आने दो। मनाल ने सख्ती से अपनी आंखें गड़गड़ी और दरवाज़ा खोलकर अपना सारा बाहर निकाला। उसे छोड़ दो। सिक्योरिटी को शुक्रिया कहकर वो अंदर आ गई। दरवाज़ा खुला ही था। वो किचन में चली गई। बहुत देर तक वहाँ से बाहर आई। वो वहीं बैठा था जहाँ थोड़ी देर पहले वो बैठी थी। मैं समझा तुम मेरे लिए कॉफ़ी बना रही हो, लेकिन तुम खाली हाथ आई हो। फिर वो क्या कर रही थी? इतनी देर तक किचन में। सॉरी, मेरे लिए तुम्हारी सिक्योरिटी को बुलाना पर, वो आम से लहजे में बोला। इसी के लिए वो शहर घूम कर आई थी कि उसके घर का ना मिल सके। उसने ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर का मैं अपनी तरफ आते हुए देख लिया था, मगर उसके शहर घूम कर आना बेकार साबित हुआ। वो आ चुका था और अब यहाँ उसके करीब बैठा था। कैसे हो? मनाल उसके पास आकर उसके सामने खड़े होकर उसके नरमी से पूछा, मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे अपनी फैमिली से नहीं मिलना। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। मैं तुम्हारे फैमिली की बातें करने नहीं आया। उसने इत्मीनान से ऐसा जवाब दिया जैसे अभी भी दोनों बाहर से डिनर करके आ रहे हो। तुम्हें क्या लगता है 1 साल और 3 माह के बाद, उस मुल्क के हर शख्स शहर के खाक छानने के बाद, मैं यहाँ तुम्हारे पास हमारी फैमिली की बात करने आऊँगा?
क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे पापा की याद दिलाने आया हूँ? संजय जी से पूछ रहा था। वो अभी भी उस करने में कहीं तो दिलचस्पी नहीं थी कि वो क्या कह रहा है। बोलो, कुछ तो कहो। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो उसे कुछ फासले पर खड़ा उसे देख रहा था? मैं तुम्हें नहीं जानती। बेहतर है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ। मैं अकेली रहती हूँ यहाँ। मेरे किसी अजनबी का यहाँ क्या पसंद नहीं करती। अजनबी? मुझे अजनबी कह रही हो? उसने हंसने की कोशिश की। तुम और कौन हो तुम जानती हो मैं कौन हूँ? तुम एक धोखेबाज हो, ये ठीक है। मैं यहाँ तुमसे बात करने आया हूँ। अगर तुम आराम से बैठकर मेरी बात सुन लोगी तो ये हम दोनों के लिए बहुत अच्छा होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, मगर तुम्हें सुनना भी होगा, यकीन भी करना होगा। तुम्हें कोई भी आसान सुनाऊँ कितनी भी बार, पूरा सा सच्ची मेरा जवाब यही रहेगा कि तुम्हें नहीं जानती। तुम यहाँ से चले जाओ। क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? उसका जवाब दो और जाओ। कई लम्हे उसकी तरफ देखता रहा। हाँ, आप जाओ। तुमने कभी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की। मुझे मालूम है कि तुम नाराज हो, लेकिन तुमने कभी मुझसे इस अंदाज में बात नहीं की। मुझे अफसोस हो रहा है इस बात पर। उसके अंदाज पर, उस अंदाज पर तुमने धोखा दिया है। उस अंदाज का मैंने अपना लिया। वो धोखा सिर्फ इतना था कि मैं जो उसके कहने पर तुमसे मिला था, सिर्फ इतना कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी छोड़कर तुम्हारी यूनिवर्सिटी आ गया था। तुमसे पहली बार मिलना भी वही धोखा था, बस सिर्फ इतना ही, उसके अलावा कुछ नहीं। ओके, जब जाओ। वही अंदाज में जाऊँ, मगर तुम्हें लेकर, उसने उसी मजबूत लहजे में कहा। तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। एक लम्हे के बाद जितना झूठ था वो सब तुम्हें बता दिया। जो सच है वो भी सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम नहीं सुनना। मेरा सिर्फ इतना ही कसूर है कि मैं डोरस के कहने पर तुमसे मिला, बस इतना ही, सिर्फ इतना ही सी गलती कि तुम मुझे सजा दे रही हो। तुम डोरस के फियांसे हो और तुम ये बात कह रहे हो। अपना वक्त ज़ाया मत करो। अगर ये ज़ाया है तो मुझे मंजूर है, मुझे बोलने दो। मेरा तुमसे उसके कहने पर मिलना झूठ था, फरेब था, और बाकी सब वो मैं था। अजरम था। अजरम के लिए तुम उसके चेहरे का हताशा बता रहा था कि दिलचस्पी नहीं उस सब में। तुम्हारा ये अंदाज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसी अंदाज से डर कर, तुम्हारी नफरत और नापसंदगी से महफूज रहना के लिए मैं तुमसे वक्त ही दूर रहा हुआ था। डोरस ने वादा किया था कि वो मुनासिब वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता देगी। मैं सिर्फ उसी के बताने के इंतज़ार में था, लेकिन डोरस ने मुझसे झूठा वादा किया था। उसने तुम्हें मेरे मोबाइल से टेक्स्ट किया, तुम्हारे वहाँ बुलवाया, और फिर जो टूट चुका था उसे जोड़ नहीं सकता था। उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। गलत फहमियाँ कहाँ नहीं होती, गलत फहमियाँ होती हैं, झूठ और फ्रेम नहीं होते। मुझे डोरस नहीं हो, तुम उसके पास जाओ। उस लहजा हद दर्जे तक हुआ जिसके पास मुझे जान होना चाहिए, और मैं उसी के साथ हूँ। एक बार, सिर्फ एक बार मेरी बात को यकीन कर लो। उसने दोनों हाथों से उसका झंझोरा। तुम यहाँ से जाओगे या नहीं? मैं सिक्योरिटी से तुम्हें निकलवा दूंगी। उसने गुस्से से उसके हाथ झटका। तुम मुझे निकलवाओगी? हाँ, अगर तुम खुद से नहीं जाओगे तो। तुम मुझे देखना नहीं चाहती, सुनना भी नहीं चाहती। अगर तुम बात करना नहीं चाहते तो ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। से गुस्सा आ गया था। 1 साल 3 माह से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, और तुम्हें मुझे सुनना ही नहीं चाहती। तुम्हें जानना नहीं चाहती कि वो क्या है जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम खफा हो, मैं जानता हूँ कि, मगर मुझे मौका तो दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कैसी है, तुम्हारे बगैर अजरम कैसा है। बुरा या बदतरीन मुझे फ़र्क नहीं पता। गार्ड उससे हाथ पकड़कर चलने के लिए कहा। अजरम ने उसे कहा, झटका। मेरी बात सुनकर जाओ। मनाल बदसर अपनी फ्लाइट की तरफ बढ़ती रही। मनाल उससे पूरी कुव्वत चलाकर पुकारा था। दादारी में उसकी आवाज़ गूंज रही थी। तुम कैसे अजरम के साथ ऐसा कर सकती हो? वैसे ही चलाकर बोल रहा था। गार्ड ने उसे ज़बरदस्ती चलने के लिए अपनी तरफ घसीट रहा था। मैंने गलती की है, लेकिन उसकी आवाज़ दूर होने लगी। दरवाजे के पीछे खड़ी मनाल ने अपने आंसू साफ करने की कोशिश भी नहीं की।
मुझे लाने के लिए उसने तुम्हें भेजा है। उसने गालिबाना उसे मुखातिब किया, तुम उसके लिए कुछ भी कर सकती हो ना, मुझसे दोस्ती भी तो। और खड़े खड़े वो रोने लगी। बहुत दूर दिनों बाद संभली थी। अजरम को यहाँ नहीं आना चाहिए था। काश कोई ऐसी जगह हो जहाँ अजरम नाम की परछाई भी ना हो। फ़ोन उठाकर उसने सेंट को कॉल करनी शुरू की। अब उसे यह घर भी शिफ्ट करना था। बेतहाशा उदासी लिए वो दिल गिरफ्तार अपनी कार में आकर बैठ गई। उसने दूर ऊपर मनाल की खिड़की की तरफ देखा। उसे इस बिल्डिंग में 1000 गज दूर रहने की हिदायत की गई थी, वरना सिक्योरिटी उसे पुलिस से कस्टडी में ले लेगी। गार्ड उसके सर पर खड़ा था कि वो कार स्टार्ट करे और जाए। वो दाखिली दरवाजे की तरफ देखता रहा कि शायद वो आ जाए, शायद वो उस खिड़की से देख रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बहुत मुश्किल से उसे तलाश करता हुआ उसके क्लाइंट तक पहुंचा था, जिसका मनाल आज उस ऑफिस में काम करने गई थी। जिस वक्त ऑफिस से बाहर निकली उसी वक्त उसका नज़र उस पर पड़ी। उससे पहले कि वो कार से बाहर आता, उस पर नज़र पड़ते ही मनाल टैक्सी के लेकर चली गई। वो जहाँ उसके लिए सारा एथेंस के गाल आया था, उसके लिए इस शहर में उसका पीछा करना कोई मसला नहीं था। वो आसानी से उसकी बिल्डिंग तक पहुंच गया था, लेकिन उसे ये तवक्का नहीं थी कि वो यकीन ही नहीं करेगी। डोरस ने कहा था, हकीकत मालूम होती वो तुमसे नफरत करने लगी, तुम्हें नापसंद करेगी। हकीकत डोरस की बताई बात से ज़्यादा तबाहकुन साबित हुई थी। उसकी नफरत, उसकी नापसंदीदगी उसकी आंखों से जाहिर हो रही थी। वो है कौन? उस डोरस की बात अजीब भी लगी और मज़े का खेल भी। और जो कोई भी है वो लड़की है, इतना काफ़ी नहीं तुम्हें उसके साथ फ्लर्ट करना है। अजरम के लिए किसी का मुखातिब करना मिनटों में खुद से फ्रैंक कर लेना कोई मसला नहीं था। ये मसला सिर्फ हाँ मौजूद मनाल का था, वरना ये मसला किसी का भी नहीं था। मनाल ने ऐसे तालीमी माहौल को पहली बार देखा था। सब कुछ उसके पहली बार होता था। वो सब कुछ पहली बार देख रही थी। मुझे देख कर वो वहाँ से भाग गई थी। वो फ़ोन पर डोरस को बता रहा था, वाह रूड, ये तो मेरी इंसल्ट हुई ना। उसने मसनूई खफगी से कहा, अगर तुम मुझे रोड ऐसे ही रिपोर्ट दोगे तो मुझे गुस्सा आने लगेगा। तुम्हारा मसला है। अगर तुम उसके रवैये पर हैरान हो रही हो तो वो ऐसे ही तुम्हें हैरान करेगी, या वो कुछ भी नहीं करती। ये बहुत कुछ करती है। जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे। तुम भी रूड ही हो। वो खफा हुआ, ऐसा ही है, उसने कहकर लगाया। वो डोरस की कौन थी वो नहीं जानता था, वो डोरस को जानता था। वो सब फ्रेंड्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो हमेशा से एक साथ थे। स्कूल से फारिग होने के बाद उसने कोशिश की कि वो सब एक ही साथ कॉलेज में रह सकें, और अगर कोई उसे कॉलेज में नहीं था तो वो अक्सर एक साथ मिल बैठते थे। वो लड़ते थे, हंगामा करते थे, पार्टी करते थे। उसकी आदत सोच में इख्तलाफ था, मगर दोस्ती में नहीं। वो सब के सब रिच किड थे, खूबसूरत और खुशबाश। रोशन से एक लड़की से दोस्ती के लिए कहा, वो मान गया। उसने रोशन से पूछा कि वो कौन है, मगर शायद वो बताना नहीं चाहती थी। उसने भी इसरार नहीं किया। यूनिवर्सिटी आने के बाद मनाल से मिलने के बाद वो जैसे अपने ग्रुप से कट गया था। उसका हल्का उस यूनिवर्सिटी में भी लामहदूद था। उसके हाय हेलो फ्रेंड्स की कमी नहीं थी, मगर वो मनाल के साथ ही रहता था। उसके साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। वह करीबन भूल चुका था कि रोज मनाल को जानती है। उसके लिए उसकी यूनिवर्सिटी फेलो थी। एक अच्छी दोस्तों के साथ वो ट्राम में सफ़र करता था। एक बार ट्राम में सफ़र करके उसे अच्छा लगा तो वो करने लगा। वो उसकी बातों से हैरान होती या सिर्फ हंसती रहती। एक बार उसने पूछा, मैं तुम्हें इस दुनिया में, वो सोचने लगी। दरअसल वो सोच रही थी कि वो बताए या ना बताए। वो दुखी और अफसरदा नजर आने लगी। जो सबसे प्यारा है वो मेरे साथ नहीं है। कौन है? वो मज़े से आइस कैंडी खा रहा था। मेरी माँ, उसने दुख से बताया। उसने खामखा उसे दुख कर दिया था। उसका अफसरदा चेहरा देखना उसके लिए आंखें बोझल करने लगा था। डोरा उसका दिया टास्क दोस्ती में बदल चुका था। समराल की मासूमियत पसंद थी और वो उससे बातें करके खुश होता था। अजरम उसके साथ वैसा ही था जैसे अपने बाकी सब दोस्तों के साथ था, जैसा वो था। उसने खुद को मनाल के लिए नकली नहीं बनाया था। उसे खुद से कोई भी बात करने घड़ी की जरूरत नहीं पड़ती थी। जिस दिन से उसने उसका गाना सुना है, उसे एक बार फिर से शर्मिंदगी उसे लगा। उसने फिर से उसे दास कर दिया। वो गाना गा रही थी जो उसकी माँ गाया करती थी। ये उसकी गैर इरादी हरकत थी। वो वहाँ डोरस से कोई भी इसकी दोस्त होती तो वो भी यही करता। वो यूनिवर्सल लॉ के लिए गाया जा रहा था। उसने उसका हाथ पकड़ लिया था। वो कुछ भी नहीं कर रहा था, सब कुछ होता जा रहा था। वापस आते हुए सीधा डोरस के पास गया। मनाल कौन है?